यूक्रेन की कोई मदद करने नहीं आ रहा है, तो क्या मैं समझूं कि यहाँ पर नाटो ने अपना असली रंग दिखा दिया है? क्यों भाई, ऐसा क्यों किया इसने? ऐसा इसे करना चाहिए था क्या? ये तो पहले ही से रसिया ने कितनी बार जो है ये वार्निंग दे चुका था कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन नहीं, ये माना नहीं यूक्रेन। अब देखो, यहाँ पर यूक्रेन का स्थिति ऐसा हो गया है कि यहाँ पर इनकी जो एक्ट्रेस हैं उनको बॉर्डर पे जाना पड़ रहा है। अब नाम है इनका एनास्टेसिया लेना टेक, तो लोग इसको फ्लावर समझ लिया क्या? जैसे फ्लावर जैसा नाम है ना, लेना, तो सबको इजी ले लेगा। तो ऐसा इजी नहीं लेना है। जैसे पुष्पा, सुमन और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं, चमेली, गेंदा, ये सब आजकल नाम रखे जा रहे हैं क्या? इसलिए नहीं रखे जा रहे हैं, वो जानते थे कि पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। वो जानते थे बखूबी कि ऐसा कुछ आएगा 2022 में, इसलिए वो गेंदा, चमेली, सुमन, ये सब आज नाम है नहीं। आजकल के नाम एडवांस हो गए हैं। आरोही, सिग्मा, सीना, चीना, बहुत ऐसे सुंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो नाम रखने के लिए। तो उनको अब फ्लाई जोन जो चाहते थे प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, ये बोले कि मुझे स्काई फ्री चाहिए, स्काई फ्री। टेक्निकल उसका नाम क्या है? उसका टेक्निकल नाम है नो फ्लाई जोन। नो फ्लाई जोन आप समझ रहे हो कि जितने भी यूक्रेन के टेरिटरी हैं, अगर एक टॉर्च ले लो और टॉर्च को प्रोजेक्ट इन सच ए वे दैट द beam of light will go top to the ceiling, and the reason, जो रीज़न वहाँ पर होगा ग्लास का, टॉर्च के ग्लास का, वो मान लो यूक्रेन है या कोई भी ऐसा नेशन, तो उसको इस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा वो बीम का। और वो बीम जो है उसके रेंज में, उसके कांटेक्ट में जितने भी आएंगे जेट, फ्लाइट, जितने भी कुछ भी यहाँ पर, तो वो वहाँ पर धराशायी कर दिए जाएंगे। कोई भी फाइटर प्लेन, जेट, किसी तरह का वहाँ पर कोई मूवमेंट ही होना नहीं है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नो फ्लाई जोन। तो ये बोला कौन? जेलेंस्की, कि मुझे स्काई फ्री कर दीजिए। मेरा जो स्काई है मेरे टेरिटरी के ऊपर, मतलब एक तितली भी अगर जाए ना तो उसे धराशायी कर दे, मार गिराए। जेट वगैरह की तो, मिसाइल वगैरह ये सब छोड़ ही दो बात। लेकिन नाटो ने पंगा नहीं लिया रसिया से, तो डायरेक्ट भिड़ंत हो जाती फिर रसिया से। तो अभी झेल रहा है अकेले ही यूक्रेन। अब बोला कि हाँ ठीक है, मान लेते हैं, हम नाटो में हम लोग ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं। अब सीधी बात तो बात ये समझ नहीं पाया। अब ये उल्टे हाथ कान पकड़ रहा है, ऐसे घूम कर ये पकड़ना चाह रहा है, ऐसे सीधा इसे मज़ा नहीं आया पकड़ने में। तो फिर इसे कौन समझाएगा? इसे समझाया इंडिया ने, डायरेक्ट भेज दिया शीर्षा से मिसाइल। अब वहाँ के पीएम खफा हो गए, हमारे कौम के साथ ये किया, वो किया, बहुत सारी बातें। पहले तो राजी हो गए थे, ठीक है ये बाय मिस्टेक था, एक्सीडेंटल फायरिंग है। लेकिन जैसे ही सुना इन लोगों ने कि यहाँ पर कुछ दूसरा ही बवंडर मचा दिया इंडिया में, ऐसा रिपोर्ट वगैरह कुछ आ गया हाई कोर्ट का, और फिर ये कश्मीर फाइल खोल दिया इसने।
तो कश्मीर फाइल खुलने से फिर ये बोल रहे हैं कि नहीं, जानबूझकर ये ब्रह्मोस का हम लोग को डराना चाहा इंडिया। अब वो मुद्दा सुलझ नहीं रहा है। इसी अफरा तफरी में आप लोग को पता है ना ह्यूमर कहाँ पे था। इंडिया बोला कि वो जो मिसाइल का जो एक फायर किया गया वो दरअसल मिसलैंडेड। लेवल ऑफ ह्यूमर देखो यहाँ पर यार। वन मिसाइल वॉज लैंडेड इन पाकिस्तान, ये सही है। उसके बाद कॉमेडी हो गया, लैंडेड मिसाइल इन पाकिस्तान बाय मिस्टेक। ब्रह्मोस को बाय मिस्टेक आप भेज दे रहे हो। हाँ, ये कहाँ का है भाई टेक्नोलॉजी। मुझे तो लग रहा है ये इशारा है कि जैसे आप गाड़ी निकालते हो 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी, तो वो चेक कर लेते हो पेट्रोल फ्यूल वगैरह है या नहीं है, बढ़िया से देख लेते हो। उसके बाद फिर अपने जर्नी को शुरू करते हो। तो ये जर्नी का ही शायद संकेत है। तभी तो हम लोग ब्रह्मोस को भेज दिए कि अब हम लोग को बॉर्डर पे भेजना है, रसिया के साथ जुट जाना है, वहाँ पे घेराबंदी करने। ऐसा है क्या? तो फिर ऐसा कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हम लोगों को देखना है कि हमारी करेंसी का क्या स्थिति है। ये जितने भी इन्वेजन हो रहे हैं इससे करेंसी पे असर पड़ रहा है। हमारे FPI जो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सब विड्रॉज कर रहे हैं। फरवरी में 45,000 करोड़ का विड्रॉवल किया पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से, और जनवरी में 41,000 करोड़। 41,000, नॉट जस्ट 41,000, 41,000 करोड़। और टोटल जितने भी स्टॉक्स वगैरह हैं ये सभी का विड्रॉवल चल रहा है। और ये विड्रॉवल से टोटल कम्युलेटिव हो चुका है 2,06,646 क्या लाख करोड़। तो इतने 2,06,646 लाख करोड़ ये क्या है, इतने विड्रॉवल हो चुके हैं, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा फॉरेक्स रिजर्व को यूज करना पड़ रहा है। और फॉरेक्स रिजर्व जब हमारा इसमें इंटरवेंशन करेगा RBI के थ्रू, तो जब फॉरेक्स रिजर्व जो हमारा एक खजाना है फॉरेन करेंसी के टर्म्स में, तो उस पर भी हम लोग को चोट लग रही है। तो ये चोट इतनी गहरी होती जा रही है कि आने वाले कुछ बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोगों का ₹1 तो छोड़ दो, $1 से हम लोग बात ही नहीं करते हैं। हम लोग देखते हैं कि उनका कितना डॉलर हमारे, मतलब हमारा कितना रुपीज़ उनके $1 के बराबर है। ये नौबत आ चुकी है और हम लोग इस पर समीक्षा बैठक नहीं बुला रहे हैं। समीक्षा करने की आवश्यकता पड़नी चाहिए यहाँ पर। अभी स्थिति ये हो चुकी है, जो हमारा उनका $1 हमारे 76 रुपीज़ के बराबर था, जो इन इन्वेजन के कारण 76.16 रुपीज़ हो चुका है। अब ये आने वाले समय में 77 रुपीज़, 78 रुपीज़ इक्वल टू $1 होना वो दूर नहीं है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग को समझने की यहाँ पे आवश्यकता है भाइयों मित्रों। इकॉनमी को समझो, तभी समझ में आएगी बातें। समझ रहे हो यार, हम लोग को कुछ समझना चाहिए बहुत ही रैशनल वे में ना, समझ रहे हो।